नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप जो है वह कैसा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत जो है वह विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों वाला क्या है, एक विशाल यानी बड़ा देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि आप मैदानी एरिया में रहते हैं तो वहां पे जो विशाल मैदान होगा उससे क्या होंगे, आप परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी हैं और यदि आप पर्वतीय एरिया से हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। तो आप पर्वतीय ढलान और घाटी से क्या होंगे, अच्छे तरीके से परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत की जो भूमि है वह बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को क्या करती है, दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। हिमालय और जो उत्तरी मैदान है वह हाल में यानी कि जल्दी की ही बनी स्थलाकृति है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। जिसमें क्या है, ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं और तेज गति से बहने वाली नदी भी है। ये पामीर ग्रंथि है और ये क्विनलिन श्रेणी है। ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है और यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है। उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, फिर उससे दक्षिण में जास्कर श्रेणी है, फिर ये है महान हिमालय, ये लघु हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है। यहाँ पटकोई बुम है, ये नागा श्रेणी है। ये गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय में स्थित है। फिर कुछ नदियों को भी दर्शाया गया है इसमें। ये सांगपो नदी है, इसी को हम लोग भारत में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यह कोसी नदी है, गंडक है, ये घाघरा है, ये गंगा है, ये यमुना है, चंबल है, सोन नदी है, फिर ये सिंधु नदी है, ये झेलम है, ये रावी और ये सतलज। सिंधु, झेलम, रावी और ये है सतलज। यहाँ पे सुलेमान श्रेणी को दिया गया है। ये चंबल नदी है, ये चीन है, नामचा बरवा है 7,756 मीटर।
फिर यहाँ पे केटू है, राकापोसी है, नंगा पर्वत यहाँ पे दिया गया है, ये कामेत है, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है, ये मकालू है। तो ये चोटियां भी दी गई हैं, नदी दी गई हैं और ये पर्वत श्रेणियां दी गई हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से बना है। उत्तरी मैदान जो है वह जलोढ़ निक्षेप से बना है और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। हिमालय पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में की ऊंचाई जो है वह उसमें अधिक विविधता पाई जाती है। आपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। माउंट एवरेस्ट जो है वह नेपाल में है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत में है, यह 8598 मीटर ऊंचा है। मकालू जो है यह नेपाल में है, यह 8481 मीटर ऊंचा है। धौलागिरी यह नेपाल में है जो 8172 मीटर ऊंचा है। नंगा पर्वत जो है वह भारत में है, यह 8126 मीटर ऊंचा है। अन्नपूर्णा जो है यह नेपाल में है जो 8078 मीटर ऊंचा है। नंदा देवी यह भारत में है, 7817 मीटर ऊंचा है। और कामेत जो है यह भी भारत में है जो 7756 मीटर ऊंचा है। नमचा बरवा भारत में 7756 मीटर और गुरुला मंधाता है, यह नेपाल में है जो 7728 मीटर ऊंचा है। अब महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है।
महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियां तथा दर्रों के नाम भारत के उस राज्य के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय का निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है और औसत चौड़ाई जो है वह 50 मीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। पीर पंजाल जो श्रृंखला है वह क्या है? सबसे लंबी है। तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब ज्ञात कीजिए, एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहां वे स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई जो है वह 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। अब ये भारत के उचावच को देख लेते हैं हम लोग। ये पामीर ग्रंथि है, क्युलुन श्रेणी है, हिंदू कुश है, फिर ये सुलेमान श्रेणी है और ये काराकोरम लद्दाख, जास्कर है महान हिमालय, ये लघु हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है। फिर यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। उसके बाद से ये अरावली श्रेणी है, ये विंध्यन श्रेणी है और ये सतपुड़ा, ये महादेव है, महादेव की पहाड़ी है और ये जो है वह पूर्वी घाट है। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में विलुप्त हो जाता है और ये है जो है वह पश्चिमी घाट है। इस तट को कोंकण तट कहते हैं और ये जो तट है वह मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है और ये जो है वह उत्तरी सरकार है। फिर ये नदी है, ये सिंधु नदी, ये झेलम है, ये रावी है और ये सतलज है, ये सांगपो नदी है। इसी को जब ये इंडिया में प्रवेश कर जाती है तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। कोसी नदी है, गंडक है, घाघरा है, गंगा है, यमुना है, ये चेनाब है जो यमुना की सहायक नदी है, ये माही नदी को दिया है, ये गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, यहाँ पे है जो माही नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है और यहाँ महानदी और ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये दक्षिण में कावेरी नदी है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को भाग
को किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसको पश्चिम से पूर्व किस नाम से जानते हैं? कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय, काली तथा तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय क्या करती है? सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गाज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो औषधि शैल हैं से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। कौन कौन पहाड़ी शामिल है? पटकोई है, नागा है, मिजो है, मणिपुर पहाड़ी शामिल है। उत्तरी मैदान को देखते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी घाटियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। 240 से लेकर के 320 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है और लंबा है 2400 किलोमीटर। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। सघन जनसंख्या होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? यहाँ पे समृद्ध मृदा है, पर्याप्त पानी मिल जाता है, जलवायु भी अनुकूल है कृषि के दृष्टि से, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या जो है वह बहुत अधिक है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। जब ढाल कम होगा तो नदी की जो गति है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। दो आप का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो आप 2 शब्दों से मिलकर बना है। दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान में मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है।
सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचाइयों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 मीटर के चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेप करती हैं। कितने किलोमीटर? 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेप करती हैं। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। सभी नदियां जो है वह इस भावर पट्टी में क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, मतलब दिखाई नहीं देती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। तराई एरिया कैसा होता है? नम भी होता है और दलदली होता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसको ज्ञात करिए आप। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भावर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। कैसे निक्षेप पाए जाते हैं? चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। वहां की लोकल भाषा में से हम लोग क्या कहते हैं? कंकड़ कहते हैं। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। अब बाढ़ मैदान का नया जो निक्षेप होता है उसे क्या कहते हैं? खादर। मतलब बाढ़ के द्वारा जो नई मिट्टियों का निक्षेप होता है जहाँ पे, उस एरिया को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है और इसका निर्माण जो होता है वह प्रत्येक वर्ष होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आएगा तो बाढ़ से हर साल वहां पे निक्षेपण होगा तो पुनर्निर्माण होता रहता है। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। इसीलिए ये एरिया जो होता है खादर वाला, वह काफी उपजाऊ होता है और वहां पे गहन कृषि होती है। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार।
नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अतिरिक्त भागों पर फैला है, इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से बना मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है और पूर्व में विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से जानते हैं? मेघालय कार्बी एंगलोंग का पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जैंतिया जो मेघालय में स्थित है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिम घाट पश्चिम घाट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पूर्वी घाट को बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने क्या किया है? काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जानते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाई मुड़ी 2695 मीटर तथा दोदा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावादी पहाड़ियां स्थित हैं। उडक मंडलम
जिले ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। दक्कन ट्रैप की जो उत्पत्ति है वह किससे हुई है? ज्वालामुखी से हुई है। इसलिए इसे शैल आग्नेय है। इसके जो शैल हैं वो कैसे हैं? आग्नेय शैल हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। अरावली की पहाड़ी जो है वह प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगिक मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है तथा शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे को कहते हैं। बरकान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू के टिल्ले को कहते हैं। का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर हुआ है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं और आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। अगर आप जैसलमेर जाएं तो वहां बरकान के समूह को देख सकते हैं। तटीय मैदान तटीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूभाग है। चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों को पहचान सकते हैं? केरल मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है।
इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत और तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। अब ये प्रवाल को देख लेते हैं। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विस्तृत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतरेखीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतीय विभागों का विशेष विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिसमें देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य के विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। अब एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तट कहते हैं, द्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 3 तरफ से जल से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। हिमालय है, उत्तराखंड है, पूर्वांचल है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा पर निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम जो है वह पूर्वांचल है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है कोरोमंडल, कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी जो है उसे कन्नड़ के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, खासी। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसे महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को समाप्त किया। अब अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए धन्यवाद।